हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं विश्वजीत और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर एसेट में। आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक की। तो बात करने से पहले एज ए डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है। स्टॉक में कोई पोजीशन बनाने से पहले प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। इस वीडियो में मेनली हम तीन चीज़ पे चर्चा करेंगे। बिजनेस देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और टेक्निकल्स देखेंगे। मेनली यही तीन पैरामीटर्स होता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। एज ए इन्वेस्टर हमें पता होना चाहिए कि ये तीन चीज़ कैसे कर रही है। तो बात करते हैं बिजनेस की। एज़ वी नो, इंडिया इज़ ए ग्रोइंग इकोनॉमी और जैसे जैसे हमारा इंडिया डेवलप करेगा, इंडिया ग्रो करेगा, हमारा पर कैपिटा इनकम इंक्रीज करेगा। अभी की बात करें तो एट प्रेजेंट इंडिया का पर कैपिटा इनकम 1850 यूएस डॉलर के आसपास है। वहीं चाइना की बात करें तो 11,800 यूएस डॉलर है और अमेरिका की बात करें तो 62,200 यूएस डॉलर है। जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे हम कंट्रीब्यूट करेंगे अपने कंट्री के जीडीपी में, और जैसे जैसे जीडीपी किसी भी कंट्री का इंक्रीज करेगा वैसे वैसे बैंकिंग इंडस्ट्री भी ग्रो करेगा। तो इस बात से डायरेक्ट लिंक है हमारे पर कैपिटा इनकम से। फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग के केस में देखें तो उनका मेन इनकम स्ट्रीम सर्विस चार्ज है और इंटरेस्ट गैप है। इंटरेस्ट गैप इस केस में कि जो हमसे वो फंडिंग लेते हैं 3 से 4% पे फिक्स डिपॉजिट पे और सेविंग अकाउंट पे, वही उसी पैसे को हम वापस लेंड करते हैं एज ए होम लोन जो कि 7 to 8% पे देते हैं, व्हीकल लोन 8 to 9% पे देते हैं और पर्सनल लोन 12 to 13% पे देते हैं। और उनका एक बिजनेस है क्रेडिट कार्ड का। क्रेडिट कार्ड से भी इनकम आता है। इस कंपनी की बात करें तो अभी इस कंपनी की कोई भी सब्सिडरी मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो सारा बिजनेस अभी कोटक महिंद्रा बैंक अपने अंडर में रखे हुए है। जैसे हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो अभी म्यूचुअल फंड का भी बिजनेस कोटक महिंद्रा बैंक के अंदर है। इंश्योरेंस का भी बिजनेस इसी के अंदर है। स्टॉक ब्रोकिंग का भी बिजनेस इसी के अंदर में है। क्रेडिट कार्ड का भी बिजनेस इसी के अंदर में है। वहीं बात करें तो इनके कॉम्पिटिटर की, जो कि इनका मेन कॉम्पिटिटर एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीआईसी बैंक है। तो जैसे एचडीएफसी ने अपनी सब्सिडरी एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, एचडीएफसी एएमसी को मार्केट में लिस्ट करवा रखा है और आने वाले दिनों में एचडीएफसी अर्गो और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि क्रेडिट कार्ड का बिजनेस एचडीएफसी का दिखती है, वो सारी बिजनेसेस लिस्ट होंगी वन बाय वन। उसी तरह आईसीआईसी बैंक की बात करें तो आईसीआईसी बैंक ने भी अपनी सब्सिडरी को लिस्ट करवा रखा है। जैसे आईसीआईसी लाइफ हो गया, आईसीआईसी प्रू लाइफ, आईसीआईसी सिक्योरिटी, आईसीआईसी लोम्बार्ड। और उसी तरह एसबीआई ने भी अपना बिजनेस लिस्ट करवा रखा है, एसबीआई लाइफ और अदर बिजनेसेस के तौर पे। तो मार्केट में इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आने वाले दिनों में इनको भी अपने बिजनेस को लिस्ट करवाना पड़ेगा। और जब भी ये बिजनेस अपना लिस्ट करवाएंगे तो वैल्यू अनलॉकिंग होगी कंपनी की। उस समय जब वैल्यू अनलॉक होगा तो जिनके भी पास कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर होगा उनको ये सब शेयर्स फ्री में मिलेंगे। तो ये बेनिफिट होगा उनको जिनके पास कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स होंगे। वैल्यू अनलॉकिंग आज हो, कल हो, 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, 3 साल बाद हो, वैल्यू अनलॉकिंग होना ही होना है। जब भी ये वैल्यू अनलॉक करेंगे कंपनी की तो जिसके पास भी कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर होंगे उस रेशियो में जो कंपनी डिसाइड करेगी, ये कंपनी, ऐसा हम कह सकते हैं कि जिनके पास भी कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर्स हैं वो इनडायरेक्टली अभी भी ओन करते हैं इन बिजनेसेस को। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक के म्यूचुअल फंड को, लाइफ इंश्योरेंस को, उसके बाद सिक्योरिटीज़ को, उसके बाद क्रेडिट कार्ड बिजनेस को, इन सब में अभी भी उन वो प्रमोटर्स के तौर पे अभी भी इनकी हिस्सेदारी होगी। आगे अगर जब हम इस तरह के मैक्रो इकोनॉमिक को के बेसिस पे किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाते हैं तो हमेशा हमें ग्रोथ देखना चाहिए। और जब भी हम देखते हैं कि किसी भी सेक्टर का कहीं भी ग्रोथ हो तो उस सेक्टर की मार्केट लीडिंग लीडिंग कंपनी ही ग्रोथ में सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो मार्केट लीडिंग कंपनी कौन है? जैसे एचडीएफसी बैंक हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक है। मेनली यही 4-5 मेजर बैंक हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती है किसी सेक्टर में। छोटे बैंक भी सपोर्ट करेंगे। छोटे बैंक में हमेशा हमें
फेयर वैल्यू और अंडर वैल्यू के बेसिस पे ट्रेड करना चाहिए। लेकिन जब बात आती है मेजर बैंक्स की, मेजर जहाँ पे सपोर्ट हो वहाँ ग्रोथ के बेसिस पे हमें हमेशा ट्रेड और इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये था बिजनेस एनालिसिस और अब बात करेंगे हम फंडामेंटल एनालिसिस की। तो सबसे पहले स्टॉक पीई की बात करें तो जो कि है 27.6। तो इस तरह के ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी में 27 के आसपास अगर पीई मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। आगे बात करें हम आरओई की, तो आरओई कंपनी का 13.3% है। तो बैंकिंग के केस में अगर किसी भी कंपनी का एबव 10 है, 10% है, तो वो कंपनी बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके केस में 13.3 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी है। हम आरओसीई और यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी इस केस में नहीं देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि डेब्ट इनके लिए एज एन इन्वेंट्री काम करता है और इसी से वे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं कंपनी का क्वार्टर एंड क्वार्टर कैसा ग्रोथ है वो देखते हैं। तो क्वार्टरली देखे बात करें सितंबर 19 की, तो सितंबर 19 में जो कंपनी रेवेन्यू 8,490 करोड़ पोस्ट करती थी, जो अभी सितंबर 22 में बढ़कर हो गई है 9,994 करोड़। वहीं पिछले साल सितंबर 21 की बात करें तो 8,233 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट में कंपनी जहां सितंबर 19 में 2,407 करोड़ पोस्ट करती थी, जो एट प्रेजेंट देखे तो सितंबर 22 में लाइफ टाइम हाई 3,608 करोड़ पे है। और वहीं बात करें पिछले साल की तो सितंबर 21 में 2,989 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने पोस्ट किया था। वहीं नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए 0.82% से घटकर 0.6% हो गया है, जो कि सितंबर 19 और सितंबर 22 का है। वहीं पिछले साल की बात करें तो सितंबर 21 में ये नेट एनपीए 1.09% के आसपास था। तो जैसे जैसे नेट एनपीए कंपनी अपना डिक्रीज करेगी, वैसे वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट कंपनी का हमेशा बढ़ता जाएगा। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अब हम देखते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को। तो यू विल बी अमेज्ड टू सी द रिजल्ट्स। कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो जो कंपनी मार्च 2011 में रेवेन्यू पोस्ट करती थी 5,973 करोड़ का, और आज नेट प्रॉफिट अगर इस कंपनी का एट प्रेजेंट देखें तो 13,658 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। वहीं बात करें रेवेन्यू की तो लास्ट 12 ट्रेलिंग मंथ में 36,623 करोड़ का प्रॉफिट रेवेन्यू पोस्ट किया है। तो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ कर रहा है और ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है। तो क्वार्टरली रिजल्ट और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट भी काफ़ी हेल्दी है कंपनी का, कैश फ्लो भी पॉजिटिव है। और वहीं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स में मेजॉरिटी ऑफ शेयर्स है। तो हम बता सकते हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं कि कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैंड में है, कैश फ्लो पॉजिटिव है और बैलेंस शीट काफ़ी हेल्दी है। तो रेवेन्यू अभी तक हाईएस्ट एवर रेवेन्यू, हाईएस्ट एवर प्रॉफिट और हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रिजल्ट, ये सब देखकर हम कह सकते हैं कि कंपनी आने वाले दिनों में ऊपर जाएगी। तो ये था फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस के लिए ट्रेडिंग व्यू हम ओपन करेंगे और देखेंगे यहाँ की स्टॉक प्राइस ने हमें कितना रिटर्न दिया है। तो अभी हम बात करें तो स्टॉक प्राइस मान लिया जाए कि यहाँ नवंबर 20 के आसपास का टाइम था। तो यहीं से अगर हम ले लेते हैं तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2020 से अब 2023 आने वाला है, तो लगभग 3 साल के पीरियड में, तो 3 साल के पीरियड में स्टॉक ने हमें कितना प्रॉफिट दिया है। तो 3 साल के पीरियड में अगर हम देखें तो 3 साल के पीरियड में अगर हम देखें तो कंपनी ने हमें ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10% का रिटर्न दिया है। तो 10% रिटर्न 3 साल में बहुत कम है। तो हम क्यों कह रहे हैं कि ये अब 2 टाइम्स होने वाला है या फिर 2 टाइम्स होने जा रहा है? इसके कुछ नंबर्स देख के, क्योंकि 3 साल में मात्र 10% कंपनी ग्रो किया है। शेयर प्राइस की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि कंपनी 3 साल में प्रॉफिट कितना जनरेट किया है। तो हम बात करेंगे 2019 के आसपास से। तो 2019 यहाँ मार्च का टाइम है। तो अब आप देख सकते हैं कि जो कंपनी 7,204 करोड़ कमाती थी, जो एट प्रेजेंट लगभग
13,658 करोड़ कमा रही है, यानी कि लगभग डबल कंपनी ने अपना प्रॉफिट पोस्ट करने लगा है। तो हमेशा हम बात करते हैं कि शेयर प्राइस हमेशा रिफ्लेक्शन होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट का। तो यहाँ हम इसी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि कंपनी यहाँ से 2 टाइम्स होने वाली है। 2 टाइम्स होने वाली है, ये हम बता सकते हैं, कहीं लिख कर गारंटी नहीं दे सकते हैं। ये एक पास्ट एक्सपीरियंस पे हम कह रहे हैं, कंपनी ने ऐसा परफॉर्म किया है। अगर हम पीछे भी मुड़कर देखें तो कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ कंसोलिडेशन इसका 2015 के आसपास से देखें तो 2017 के आसपास भी कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 12% का रिटर्न दिया था। तो 12% के रिटर्न में, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आप देखें कि कंपनी कहाँ पहुँच गई। यहाँ से हम अगर बात करें तो कंपनी यहाँ से इसको कंपनी को डबल अप्रॉक्सीमेटली 80% के आसपास कंपनी ने कितने दिनों में दे दिया, तो कंपनी ने 2017 से लेकर 2018 तक, यानी कि डेढ़ साल के आसपास में कंपनी ने 80% का रिटर्न दिया। तो ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम कह सकते हैं। वहीं कंपनी और बात हम देखें तो मिड 13 की बात है, तो इस केस में भी हम अगर देखें यहाँ कि कंपनी ने कितना रिटर्न दिया है, तो इस केस में भी कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न कितने सालों में, ये अगर हम यहाँ से ये पूरा वाला फेज देखें तो ये फेज भी कंसोलिडेशन का था 2013 से 2014 के आसपास। कितना था, केवल और केवल 6% का रिटर्न दिया है। वहीं बात करें कि नेक्स्ट 1 ईयर की बात करें तो नेक्स्ट 1 ईयर में मिड 16 से अब यहाँ से हम मिड की बात करें तो यहाँ फिर से 60% के आसपास, यहाँ 60-80% की 70% के आसपास यहाँ सिर्फ और सिर्फ 1 साल में कंपनी आगे गई है। तो आप हम देख सकते हैं कि ये पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही हम बता रहे हैं कि कंपनी अच्छा करने वाली है। आप खुद एक व्यू लेकर देखिए कि अगर हम फिक्स डिपॉजिट कोटक महिंद्रा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराएं तो हमें 3 साल में कितना प्रॉफिट मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है 15% के आसपास अभी मिलता। तो नेक्स्ट 3 साल के लिए अगर हम इस कंपनी को लेकर छोड़ दें यानी इन द सेंस हम अपनी बात कर रहे हैं, आप अपने एडवाइज़र से ज़रूर सलाह मशवरा ले लीजिएगा। तो नेक्स्ट 3 साल में भी अगर कंपनी पैसा डबल करती है तो इतने अच्छे कंपनी में बिना कोई रिस्क लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं। तो ये था हमारे तरफ से कोटक महिंद्रा बैंक का बिजनेस एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में वीडियो शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।